हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मांझी परगना शासन व्यवस्था। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इससे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है मांझी परगना शासन व्यवस्था। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है उसे हम लोग कहेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। संथाल जनजाति के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। जैसे संथाल जनजाति हमारे झारखंड के 32 जनजातियों में से एक है और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। लगभग 35% इनकी आबादी है झारखंड में। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर भारत के परिदृश्य में बात करें तो प्रथम स्थान भील का आता है, दूसरा स्थान गोंड का आता है और तीसरा स्थान संथालों का आता है। संथाल झारखंड आने से पूर्व बंगाल में निवास करते थे और वहाँ उन्हें सावतार कहा जाता था। हमारे झारखंड में इनका संकेंद्रण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है और इसी कारण उस क्षेत्र को इनके नाम पर संथाल परगना कहा जाता है। संथाल जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से संबंध रखती है और अगर प्रजाति और भाषा दृष्टि से पूछा जाए तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से इनका संबंध है। ये मुख्यतः किसान होते हैं और बसे हुए किसान के समूह में संथालों को रखा जाता है। लुगु गुरु जो हैं वो संथालों के संस्थापक पिता माने जाते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली। संथालों की भाषा संथाली है और इनकी जो भाषा की लिपि है वो ओल्ड चिकी लिपि है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये ओल्ड चिकी लिपि जो है उसके आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू थे। संथाली भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है झारखंड की जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें संथाली भाषा को भी जगह प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी शासन व्यवस्था में क्या खास बातें हैं। अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों एवं उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। इसकी अवहेलना करने पर पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं। इसमें शारीरिक दंड तथा आर्थिक दंड दोनों प्रकार के दंड सम्मिलित हैं। ये जो समाज है इसमें कुछ रूल रेगुलेशंस बने हैं, उसी के अनुसार लोगों को चलना है। अगर वो इस बात को नहीं मानते हैं तो उनके लिए दंड स्वरूप भी कुछ ना कुछ सोचा गया है और उसके बारे में हम लोग दंड के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनके शासन व्यवस्था में पदों को। इनके जो पद होते हैं, जो पोस्ट होता है, उससे हमें इनके शासन व्यवस्था के बारे में समझने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि संथालों ने जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है उसे कहाँ से ग्रहण किया है। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति से इन्होंने इस शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है और जो कि बहुत लोकतांत्रिक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पद विद्यमान हैं। तो सबसे पहला पद जो है वो मांझी का पद है। मांझी जो होता है वो गांव के पंचायत का प्रधान होता है और उसके पास कई अधिकार हैं, जैसे कि प्रशासनिक अधिकार होते हैं, न्यायिक अधिकार होते हैं और कर वसूलने का काम है। प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार के अंतर्गत में अगर आपसे कहा जाए तो इनके पास कुछ ऐसे मामले हैं जो ये देखते हैं, जैसे ज़मीन जायदाद का कोई मामला हो गया, तलाक या फिर गांव में आपसी किसी परिवार में झगड़ा हो गया, उन सभी को सुलझाने का काम मांझी के द्वारा किया जाता है। लेकिन मांझी हत्या जैसे बड़े गंभीर अपराध को नहीं देखता, क्योंकि हत्या एक ऐसा अपराध है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मांझी के अंतर्गत ये कार्य नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित कराने तक का अधिकार प्राप्त होता है। याद रखेंगे मांझी के बारे में, मांझी किसी भी एक गांव के पंचायत का प्रधान होता है। गांव के अंतर्गत कोई भी विवाद होने से वो उसको सुलझाएगा,
उसके हाथ में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार है। कर वसूलने का अधिकार भी मांझी को प्राप्त है। अगला पद है जोग मांझी का। अब जोग मांझी का क्या कार्य है? शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है। मांझी जो कार्य करेंगे उनको सहायता देने का काम ये जोग मांझी करेगा, जिसे जोग मांझी कहा जाता है। यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता भी है। जोग मांझी का बस काम इतना आप याद रखिएगा कि मांझी को मदद करना। मांझी कोई भी चीज़ में अगर विचार विमर्श चाहते हैं या कोई सहायता चाहते हैं तो जोग मांझी उसमें सहायता देने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पद जो है वो है जोग प्राणिक का। यह जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का संचालन करता है। अभी हमने पढ़ा था जोग मांझी, अगर जोग मांझी उपस्थित नहीं है, कहीं गए हुए हैं या वो बीमार हैं, तो उनके स्थान पर जोग प्राणिक कार्य करेंगे। अगला है भागदो प्रजा। भागदो प्रजा जो है झगड़ों के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ लोग यानी कि बुजुर्ग लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें भागदो प्रजा कहा जाता है। भागदो प्रजा जो है एक ऐसा पद है जिसको आपको ये याद रखना है कि भागदो प्रजा को भूमि नहीं दी जाती है। अब आपको इसको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। जितने भी पद होते हैं मांझी शासन परगना व्यवस्था में, मतलब मांझी शासन व्यवस्था में, इसमें सभी को भूमि दी जाती है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन भागदो प्रजा एक ऐसा पद है जिसमें वरिष्ठ लोगों का समूह है, और ये एक से अधिक लोग, बहुत से लोगों का समूह होगा, जिसके कारण इनका केवल काम विचार विमर्श देना है, और इस कारण इन्हें भूमि नहीं दी जाती है जीवन यापन करने के लिए। आगे है अगला पद जो है वो प्रामाणिक या प्राणिक का है। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्रामाणिक द्वारा किया जाता है, जिसे उप मांझी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मांझी अगर नहीं रहेंगे तो उनके स्थान पर प्राणिक काम करेगा, और मांझी की सहायता जो करेगा वो कौन करेगा? जोग मांझी करेगा। और जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक उसके स्थान पर कार्य करेगा। ये चार बातें याद रखेंगे। सबसे पहला है मांझी। मांझी अगर अनुपस्थित है तो उनके स्थान पर प्राणिक या प्रामाणिक कार्य करेगा, और मांझी को सहायता देने का काम था जोग मांझी का, और अगर जोग मांझी अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर जोग प्राणिक उनके दायित्वों का संचालन करेगा। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और पद है गुड़ैत या गुड़ाइत। यह मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए बस इस लाइन में यही है कि मांझी का अगर सचिव के रूप में कोई कार्य कर रहा है वही है गुड़ाइत। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड़ैत करता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है। यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। इसका काम है कि अगर कोई सूचना मांझी गांव तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो जा कर के देगा, और गांव की भी कोई जानकारी अगर मांझी को देनी है तो ये गुड़ैत ही वही कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पद देखते हैं कि कौन सा है। एक पद है लासेर टंगाई। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो पद है वो गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है। प्रहरी यानी कि जो सुरक्षा प्रदान करे, जो बाहरी आक्रमण से गांव को सुरक्षा देगा, वो लासेर टंगाई काम करेगा, और ये पद का नाम है लासेर टंगाई। अगर आप अभी के परिदृश्य में समझना चाहें तो आप इसे सैनिक कह सकते हैं। अगला है चौकीदार। यह पुलिस की भांति कार्य करता है। जैसे अभी पुलिस जो कार्य करते हैं वैसे ही उस समय में या फिर इस शासन व्यवस्था में चौकीदार का वही कार्य है। यह मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। मांझी के कहने के अनुसार अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसको गिरफ्तार करके लाने का कार्य ये चौकीदार के द्वारा ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है परगनैत। इस व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है, जिसका प्रधान परगनैत कहलाता है। याद रखना है, मांझी शासन व्यवस्था जो है उसमें अगर 15 से लेकर के 20 गांव का कुछ समूह होगा, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 19 गांव का भी समूह हो सकता है, या 20 गांव का भी समूह हो सकता है।
इन गाँवों के समूह से परगना निर्मित होता है और उसका जो प्रधान होता है वो परगनैत कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये। विभिन्न गाँवों के बीच के विवादों का निपटारा परगना में किया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई गांव के अंदर कोई विवाद है तो वो तो मांझी उससे सुलझा लेगा। अगर नहीं सुलझा पाया तो वो परगनैत चला जाएगा, यानी कि परगना चला जाएगा। और अगर दो गांवों के बीच में भी कोई विवाद हो गया है तो वो उसको भी सुलझाने का काम परगना में होगा। अगला जो है वो देश मांझी है। यह परगनैत का सहायक होता है जो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। यानी कि ये समझना है कि देश मांझी का पद थोड़ा छोटा है, परगनैत का पद उससे बड़ा है, क्योंकि परगनैत जो है वो 15 से 20 गांवों के समूह के हेड हैं, तो ये इनका पद बड़ा हो गया। और देश मांझी जो है वो 5 से 8 ही गाँव के मुखिया हैं या प्रधान हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो एक परगनैत के अंदर 2-4 देश मांझी आ सकते हैं। इस प्रकार एक परगनैत के एक से अधिक सहायक होते हैं जिसे देश मांझी कहेंगे। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता है उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है और देश मांझी की पंचायत में अनसुलझे मामलों को परगनैत को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मान लेते हैं कि एक गांव है और गांव में कोई विवाद हो गया, तो सबसे पहले काम है मांझी का। मांझी उस विवाद को देखेगा, लेकिन अगर मांझी से भी ये बात नहीं संभल पाई तो वो चला जाएगा देश मांझी के पास, और अगर देश मांझी भी इसे नहीं सुलझा पाए तब जाएगा परगनैत के पास। ये हो गया सबसे ऊंचा पोस्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। इस प्रकार यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होती है। अगला है दिसुम परगना। यह परगनैत से उच्च स्तर पर अवस्थित है। अभी हमने पढ़ा कि परगनैत सबसे ऊंचा पोस्ट है, लेकिन दिसुम परगना उससे भी ऊंचा पोस्ट है। लेकिन ऐसा है कि ये सभी गांव में या फिर सभी जगह नहीं पाया जाता, इसलिए जनरली कह सकते हैं कि परगनैत ही सबसे बड़ा पद है। लेकिन अगर दिसुम परगना भी है तो सबसे बड़ा पोस्ट दिसुम परगना हो जाएगा। यह परगनैत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निवारण परगनैत की सभा में भी नहीं हो पाता उसे दिसुम परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। सबसे पहले किनका दायित्व है सुलझाने का? मांझी का। मांझी नहीं सुलझा पाए तो देश मांझी सुलझाएगा। अगर देश मांझी भी नहीं सुलझाने सके तो परगनैत का ये कार्य है, और अगर परगनैत की भी सभा में कोई बात नहीं सुलझ पाई तो वो चला जाएगा दिसुम परगना के पास। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, इसलिए कहीं कहीं आपको ये दिसुम परगना जो पद है वो आपको बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक पद जिसका नाम है नायके। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। हर गांव में प्रशासनिक और न्यायिक के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है धार्मिक प्रधान, और ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद है। तो गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके के द्वारा ही दिया जाता है। इसके अलावा ये इनका काम पूजा पाठ करवाना होगा, और कोई भी अपराध जो धर्म से जुड़ा हो उसकी सुनवाई नायके के पास होगी। इसके बाद एक और पद है जिसका नाम है कुडाम नायके। यह उप नायके की भांति कार्य करता है। उप नायके यानी कि नायके से छोटा पद। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। ये किसका कार्य है? कुडाम नायके का। बातें याद रखेंगे, क्वेश्चन आगे इसी तरह से पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ दंड पर। हमने बात की थी कि इस शासन व्यवस्था में कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अगर लोग उसे नहीं मानते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो इनके लिए कुछ दंड भी बनाए गए हैं। वो दंड जो है वो आर्थिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बिटलाहा। बिटलाहा क्या है? बिटलाहा इस शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है। याद रखेंगे कि सबसे कठोर सजा कौन सी सजा है? तो बिटलाहा है, जो यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है। बिटलाहा के तहत यौन अपराधी का पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है। ये जो सजा है बिटलाहा, इसे भी समाप्त करने का प्रावधान है कि अगर वो पूरे गांव को जाति भोज करा देता है तो इसके बाद उसे भी क्षमा मिल सकती है। इसके बाद एक और है जिसका नाम है करेला दंड। यह सबसे हल्का दंड है।
आपसे पूछे कि सबसे कठोर दंड कौन सा है, तो बिटलाहा है। और पूछे कि सबसे हल्का दंड कौन सा है, तो वो करेला दंड है। करेला दंड के अंतर्गत क्या आता है, जिसके तहत अपराधी 5 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का दंड उसे मिलेगा और उसे चुकाना पड़ेगा। याद रखेंगे राशि कितनी है, 5 रुपये से लेकर 150 रुपये। इसके अलावा इस शासन व्यवस्था में आपको कुछ संस्था मिलेगी, ज़्यादा नहीं है, 2 संस्थाएं हैं। एक है लोबीर सेंद्रा और एक है सेंद्रा बेंसी। लोबीर सेंद्रा जो है इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। एक संस्था है जिसका काम न्याय करना है, तो न्यायिक संस्था जो है वो लोबीर सेंद्रा है। याद रखेंगे, क्वेश्चन इतने में से ही पूछा जाएगा। दूसरा है सेंद्रा बेंसी। सेंद्रा बेंसी जो है इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद है। आपको मालूम होगा कि आदिवासियों की और जनजातियों की जो शिकार करना उनके मनोरंजन का भी कार्य है और इसके साथ ही उनके आय का भी साधन है, जिसके चलते शिकार परिषद का गठन हुआ है इस शासन व्यवस्था में। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है, भागदो प्रजा को छोड़कर शेष सभी पदधारियों को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भागदो प्रजा जो है वरिष्ठ लोगों का समूह है, जिससे कि विचार विमर्श किया जाता है और किसी भी मामले को सुलझाने में इनकी राय ली जाती है। लेकिन इन्हें जमीन नहीं दी जाती है इनके जीवन यापन के लिए। बाकी जितने भी पद हैं, मांझी, देश मांझी, जोग प्राणिक, प्राणिक, परगनैत, दिसुम परगना, इतने जितने भी पद अभी हम लोगों ने पढ़े, सभी को भूमि दी जाती है ताकि वो भूमि पर कृषि करके अपना जीवन यापन कर सके। एक भागदो प्रजा जो है उन्हें भूमि प्रदान नहीं की जाती। इस शासन व्यवस्था में माघ सिम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। याद रखेंगे कि कब अधिकारियों का चुनाव होता है, तो माघ सिम में अधिकारियों का चुनाव होता है। अगला है, यूल रूल्स 1856 के नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप याद रखेंगे कि किसके माध्यम से, यूल रूल्स 1856 के नियम के आधार पर मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रैक्टिस प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न, आपने अगर टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप निश्चित ही सभी प्रश्नों के सही आंसर कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी मुंडा और ऑप्शन डी उरांव। तो इसका सही आंसर है संथाल। मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है उसका संबंध संथालों से है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए है बिरहोर, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी सौरिया पहाड़िया और ऑप्शन डी जो है वो उरांव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़िया, जिनकी जो शासन व्यवस्था है काफ़ी लोकतांत्रिक थी, हमने अभी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? हमने पढ़ा था कि किसी भी गांव में एक पंचायत होगा और पंचायत का जो हेड होगा वो मांझी कहलाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा मांझी। जोग मांझी, प्रमाणिक और परगनैत, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है 3 नंबर, उसका सही आंसर है मांझी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ऑप्शन ए है, यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। ये गलत है। ऑप्शन सी है, यह लगान वसूलता है, जो कि सही है। और ऑप्शन डी है, यह विवाह संबंधों को स्थापित कराने का कार्य करता है। ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी जो है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि पर्व त्योहारों और उत्सवों का आयोजन कराने का कार्य इनका नहीं है। इनका कार्य प्रशासनिक और न्यायिक है, लगान वसूलना है, अगर यहाँ तक कि विवाह संबंध भी बनाने का और उसके भी जो विवाद होते हैं उसे भी सुलझाने का इनके अंतर्गत अधिकार है। लेकिन
पर्व त्यौहार और उत्सवों का आयोजन इनके अंतर्गत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर है जोग मांझी, प्रामाणिक, गुणैत और लासिर टंगाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग मांझी। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? तो आंसर है जोग मांझी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन ए है प्राणिक, ऑप्शन बी गुणैत, ऑप्शन सी जोग प्राणिक और ऑप्शन डी मोड़े मांझी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जोग प्राणिक। जोग मांझी अगर अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर कार्य कौन करेगा? जोग प्राणिक करेगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भागदो प्रजा, ऑप्शन बी जोग प्राणिक, ऑप्शन सी जो है वो लासिर टंगाई है और ऑप्शन डी प्रामाणिक है। तो हमने बात की थी कि भागदो प्रजा जो है वो वरिष्ठ लोगों का कुछ समूह होता है जिससे कुछ मामलों में विचार विमर्श लिया जाता है और इन्हें जमीन नहीं दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है? उपमांझी यानी कि अगर मांझी उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर कार्य कौन करेगा? ऑप्शन ए है प्रामाणिक, ऑप्शन बी गुणैत, ऑप्शन सी लासिर टंगाई और ऑप्शन डी चौकीदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रामाणिक। सबसे पहला पद है मांझी का, मांझी, उसके बाद उपमांझी के रूप में हम लोग प्रामाणिक को जानते हैं। अगला है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा गुणैत। गुणैत जो है वो मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है और इसका काम है कि किसी भी आदेश को जो मांझी दिए हैं वो गांव तक पहुंचाना और गांव से संबंधित किसी भी परिवार या किसी भी विवाद पे कोई जानकारी इकट्ठा करके लाना है तो वो भी काम गुणैत का ही होता है। इसमें आंसर प्रामाणिक था, याद रखेंगे। 9वां नंबर जो है उसमें गुणैत आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो हमने अभी पढ़ा था, आप ऑप्शन से देख लीजिए। प्रामाणिक है, गुणैत है, लासिर टंगाई है और चौकीदार है। तो इसका सही आंसर है गुणैत। गुणैत का कार्य है कि कोई भी उत्सव और कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है और गांव की भी कोई जानकारी ला करके मांझी को देने का कार्य गुणैत करता है। आगे बढ़ते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसमें आंसर गुणैत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? प्रहरी यानी कि जो सुरक्षा प्रदान करे। तो ये कार्य किसका है? ऑप्शन ए है प्रामाणिक, ऑप्शन बी गुणैत, ऑप्शन सी जो है लासिर टंगाई और चौथा ऑप्शन चौकीदार है। तो इसका सही आंसर है लासिर टंगाई। लासिर टंगाई का कार्य है कि वो गांव को सुरक्षा प्रदान करे बाहरी आक्रमणों से। आगे क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो पुलिस की भांति कार्य करने का काम जो है वो चौकीदार का है। हमने पढ़ा था कि अगर मांझी किसी को भी गिरफ्तार करके लाने का आदेश देते हैं तो उसे गिरफ्तार करके लाने का काम चौकीदार का है और लासिर टंगाई का कार्य है कि वो गांव को बाहरी किसी भी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार कर लाता है? तो हमें आंसर पता है कि जो चौकीदार है वही है किसी भी को गिरफ्तार करके लाने का कार्य करेगा। अगला है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांव को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था कि जब 15 से 20 गांव मिलकर बन जाता है तो उसे हम लोग परगना कहते हैं। ग्राम पंचायत तो एक गांव का पंचायत होता है, परगना जो है वो 15 से 20 गांवों को मिलकर बनता है परगना और इसके हेड को परगनैत कहते थे। आगे बढ़ते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर सही जो है वो परगनैत हो जाएगा, क्योंकि परगना जो है 15 से 20 गांव से मिलकर बनती है
और उसके हेड को परगनैत कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत का सहायक कौन होता है? परगनैत जो परगना के मालिक होते हैं यानी कि हेड होते हैं, उनकी जो सहायता करने का कार्य करता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नाइके, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी देश मांझी और ऑप्शन डी जोग मांझी। तो सही आंसर हो जाएगा देश मांझी। देश मांझी जो होते हैं वो 5 से 8 गाँव के हेड होते हैं और इस तरह से इनकी संख्या 2 या 1 या उससे भी अधिक हो सकती है। और ये लोग का कार्य क्या है कि ये परगनैत को जाकर सहायता प्रदान करते हैं शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांव का प्रधान होता है? ऑप्शन ए है 1 से 2, 5 से 8, 12 से 5 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको मालूम है कि 5 से 8 गाँवों का समूह जो है उसके हेड जो होते हैं वो देश मांझी कहलाते हैं। आगे है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनैत द्वारा नहीं किया जाता वह किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन से छांटना है। देश मांझी, मोड़े मांझी, दिसुम परगनैत या नाइके। आप लोग पढ़े थे कि सबसे पहले काम है किसी भी मामले को सुलझाने का मांझी का। मांझी अगर नहीं सुलझा पाया तो वो आगे बढ़ जाएगा और कहाँ जाएगा? देश मांझी के पास, क्योंकि उससे ऊपर पद जो है वो देश मांझी का है। 5 से 8 गाँव के हेड होते हैं देश मांझी। अगर देश मांझी भी किसी बात को नहीं सुलझा पाए तो वो जाता है परगनैत के पास। और हमने पढ़ा था कि ऐसे तो हेड परगनैत ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ गाँवों में आपको दिसोम परगनैत पद भी मिल जाएगा। तो ये वही आंसर है कि जिन मामलों का निपटारा परगनैत में भी नहीं हो पाता है वो कहाँ चला जाता है? दिसुम परगनैत में चला जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा को क्या कहते हैं? तो ये सबसे बड़ा सजा है जो कि यौन अपराधों के लिए दिया जाता है और इसे कहते हैं बिटलाहा। क्या कहते हैं? बिटलाहा। अभी हमने बिटलाहा के बारे में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? ऑप्शन ए मृत्यु दंड सुनाया जाता है, ऑप्शन बी आर्थिक दंड दिया जाता है, ऑप्शन सी गांव को सामूहिक भोज कराने की सजा सुनाई जाती है या ऑप्शन डी गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो आंसर है कि गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। हो सके कि अगर बाद में वो क्षमा मांग रहा हो और उसे क्षमा करने के बारे में गांव के लोग सोच रहे हों, तब उनको कहा जाता है कि आप सामूहिक भोज करा के इस सज़ा से छुट्टी पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव को सामूहिक भोजन करा देने से उसकी गलती को क्षमा कर दिया जाएगा। इसलिए इस ऑप्शन को आप नहीं छाटेंगे। आंसर हो जाएगा गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये ही बिटलाहा का जो दोषी है उसको यही सज़ा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? अगर समाप्त करना हो तो कैसे समाप्त होगा बिटलाहा? ये ऑप्शन है, आपको छाट के बताना है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर, इसके अलावा दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है कि दोषी पहले क्षमा मांगेगा और क्षमा याचना करते हुए वो पूरे गांव को जाति भोज देगा। उसके बाद उसे बिटलाहा जो सज़ा है उससे मुक्त कर दिया जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा कौन सी है? तो हमने पढ़ा था कि सबसे जो हार्ड है यानी कि सबसे कठोर जो है वो बिटलाहा है। तो ऑप्शन 2 तो कट गया। तो सबसे जो आसान यानी कि सबसे हल्की जो सज़ा है वो करेला दंड है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? कहा जाता है कि सबसे हल्का सज़ा है इसलिए जो राशि होगी वो भी छोटी होगी। तो 5 रुपये से लेकर 150 रुपये की धनराशि जुर्माने के तौर पर लगाई जा सकती है अगर कोई इंसान को करेला दंड दिया जा रहा है। अगला है, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? धार्मिक प्रधान के बारे में हमने पढ़ा था अभी कि नाइके कहलाता है। कुडाम नाइके जो है इससे छोटा पद है, एक तरह से कह सकें तो ये उप नाइके है, इसलिए कुडाम नाइके नहीं होगा, नाइके आंसर होगा। धार्मिक प्रधान जो है वो नाइके होता है। आगे बढ़ते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाएगा? तो ये काम कौन करेंगे यही आपको छांट के बताना है।
मांझी नहीं होगा क्योंकि मांझी गांव के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार के अंतर्गत कार्य करते हैं और परगनैत का भी यही काम है, धार्मिक कार्य देखने का काम नहीं है। कुडाम नायके और नायके ये दो जो हैं वो धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं, लेकिन नायके जो होता है वो धार्मिक प्रधान होता है मांझी परगना शासन व्यवस्था का। कुडाम नायके का काम है कि गांव के बाहर कोई भी पूजा पाठ करवाना है तो वो कराने का काम है कुडाम नायके का। लेकिन मेनली अगर आपसे पूछे कि किसी अपराधी को जो कि धर्म से संबंधित अपराध किया है और उस अपराधी को सजा सुनाने का या उसके लिए फैसला करने का अधिकार किसके पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नायके के पास है। इस तरह से छांट करके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नायके हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायिके की भांति कार्य करता है। तो उपनायिके पूछा जा रहा है आपसे कि उपनायिके की तरह कौन कार्य करता है। तो एक है कुडाम नायके, एक करेला नायके, भागदो प्रजा, इनमें से कोई नहीं। भागदो प्रजा तो वरिष्ठ लोगों का समूह है, करेला नायके जैसा कोई शब्द नहीं है, तो सही है कुडाम नायके। कुडाम नायके जो है वो उपनायिके की भांति कार्य करता है। गांव से बाहर कोई पूजा पाठ करवाना है तो वो कार्य करने कौन जाएंगे, कुडाम नायके जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है। तो ये अभी आपको ऑप्शन से पता है कि कुडाम नायके का ये कार्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है। हमने दो संस्था के बारे में भी मांझी परगना शासन व्यवस्था में पढ़ा। एक हमने पढ़ा लोबीर सेंद्रा और एक सेंद्रा बेंसी। सेंद्रा बेंसी जो था वो शिकार परिषद था और सर्वोच्च न्यायिक संस्था जो थी वो कौन सी थी, लोबीर सेंद्रा। याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन से छांट लीजिएगा, सेंद्रा बेंसी लिखा है, लोबीर सेंद्रा, करेला सेंद्रा और मांझी सेंद्रा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा लोबीर सेंद्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। महकमा, सेंद्रा बेंसी, शिकारी पाड़ा, नेटुआ नाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंद्रा बेंसी। ये एक शिकार परिषद है। आगे बढ़ते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है। हमने पढ़ा था कि जितने भी पद होते हैं, जितने भी पोस्ट है इसमें, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी को अपना जीवन जीने के लिए कुछ भूमि दी जाती है, लेकिन भागदो प्रजा एक ऐसा पद है जिसमें भूमि नहीं दी जाती उनके जीवन यापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, 31 याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। 32 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में, इसको सुधार लीजिएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि माघ सिम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है। यूल रूल्स 1856 याद रखेंगे, विल्किंसन रूल, CNT एक्ट, SPT एक्ट, यूल्स रूल। ऑप्शन आपको 4 दिया था जिसमें से सही आंसर यूल रूल्स होगा 1856। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है। यानी माह यानी महीना, महीना को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मास, सोसो, बोंगा या जोका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोंगा। क्या हो जाएगा, बोंगा। आगे चलते हैं, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है। ऑप्शन है सोसो बोंगा, कोरा बोंगा, बाहा बोंगा और माघ बोंगा। तो इसका सही आंसर है सोसो बोंगा। सोसो बोंगा नहीं है, इसका सही आंसर है माघ बोंगा। ये जो माघ बोंगा है ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है। तो माघ बोंगा से, यानी कि माघ माह से इनकी वर्ष की शुरुआत होती है। इसी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समाप्त हो गए और टॉपिक भी समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।